Hello everyone. Today we will discuss about organizing process. In last video we discussed about importance of organizing. You know what is organizing? Organizing means translate plan into action. To arrange and utilize the resources, and organizing is based on division of work. So let's start organizing process. The first point is identification and division of work. Firstly, we divide the whole work in small parts. We divide the whole work into small parts. कि क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक बिजनेस के अंदर किसी काम को करने के लिए जो भी हमें करना है, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी हमें काम करना है, उस काम को हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. जैसे क्या है, एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. ओके, अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर क्या होगा, हमें परचेज करना होगा रॉ मटेरियल. ठीक है, और कई चीज़ें क्या होती हैं जो हमें परचेज करनी होती हैं. मैन्युफैक्चर्ड पार्ट मतलब कुछ चीज़ों को असेंबल किया जाता है, वो बने बनाए आते हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल परचेज नहीं किया जाता. जैसे क्या है, मोबाइल के लिए स्क्रीन है, वो बनी बनाई आएगी. ठीक है, या फिर मेमोरी कार्ड है, वो बना बनाया आएगा. तो ये रॉ मटेरियल तो नहीं है ना. तो रॉ मटेरियल भी हम परचेज करते हैं और कुछ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट को भी हम परचेज करते हैं. इसके अलावा अब परचेज कर लिया रॉ मटेरियल को क्या करेंगे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्शन हो गया. उसके बाद हम स्टॉक भी रखेंगे. उसके बाद हम क्या करते हैं, जो गुड्स बन गई, गुड्स बनने के बाद उसकी पैकेजिंग करनी, उसकी एडवर्टीजमेंट करनी, उसको सेल करना, अकाउंट्स भी बनाएंगे. तो ये सारी चीज़ें. तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम फर्स्ट स्टेप क्या आता है, डिवीज़न ऑफ वर्क. इसमें हम पूरे के पूरे वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. ये देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को करना पड़ेगा. वर्क को डिवाइड कर दिया स्मॉल पार्ट्स में. अब हमारा सेकेंड पॉइंट आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको ग्रुप कर लिया जाता है. मतलब उनको इकट्ठा कर लिया जाता है, उन्हें एक ही ग्रुप में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है. जो एक्टिविटीज़ सेम नेचर की होती हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखी, वर्क को डिवाइड किया फर्स्ट पॉइंट में. तो जो सेम नेचर की एक्टिविटी है ना, उसको हम ग्रुप कर लेते हैं, उसको हम एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल देते हैं. जैसे ये देखो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट, ये दोनों परचेज में आ गए. तो इसको किस में डाल दिया, परचेज डिपार्टमेंट में. अरे समझ. इसी तरह प्रोडक्शन, स्टॉक, इन दोनों को किस में डाल दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. इसी तरह पैकेजिंग होगी, एडवर्टीजमेंट होगी, सेल्स हो गया. इन तीनों को, ये दोनों सेम नेचर की हैं, इनको डाल दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट में.
अकाउंट्स हो गया, फाइनेंस प्रोवाइड करवाना, इसको डाल दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट में। समझ डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, जो सेम नेचर की होती है। अब ये सेम नेचर की है ना, इसको हमने एक डिपार्टमेंट में डाल दिया, ये सेम नेचर की, इसको हमने एक डिपार्टमेंट में डाल दिया। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, जो सेम नेचर की एक्टिविटीज़ होती है उसको हम ग्रुप कर लेते हैं और उसको हम एक हेड में, एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। उसके बाद आता है थर्ड, यानी कि यहाँ पे बना लिए हमने डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी कह सकते हो, परचेज डिपार्टमेंट हो गया। मतलब डिपार्टमेंट बना लिए जाते हैं, डिपार्टमेंट्स बन गए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं, पोस्ट डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं, पोस्ट डिसाइड करते हैं। जैसे क्या है, परचेज मैनेजर है, उसको हम काम क्या करेंगे, गुड्स को परचेज करने का काम दे देंगे। जो सेल्स मैनेजर हो गया, उसको हम गुड्स को सेल करने का काम दे देंगे। एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड हो गया, पैकिंग से रिलेटेड हो गया। तो अब हम क्या करें, ड्यूटी असाइन कर रहे हैं, लोगों को काम दे रहे हैं। जिस टाइम हम लोगों को काम देते हैं तो हमें उनके लेवल के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क देना चाहिए। मतलब जो पर्सन जिस ड्यूटी को, जिस जॉब को डिजर्व करता है उसको हम वही काम देंगे। जैसे क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस मैनेजर की नीड होगी, मार्केटिंग मैनेजर की नीड है। अब एक पर्सन है, उसने एमबीए की हुई है, एमबीए की हुई है फाइनेंस में, ठीक है। तो अब उसको वर्क कौन सा देंगे हम, फाइनेंस मैनेजर वाला। अब ये तो नहीं ना कि उसने एमबीए की हुई फाइनेंस में, उसको बना दें हम मार्केटिंग मैनेजर। क्या वो कर पाएगा अच्छे से, नहीं कर पाएगा ना। तो जो पर्सन जिस जॉब को डिजर्व करता है उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको वर्क दे दिया जाता है, ड्यूटी असाइन कर दी। फोर्थ पॉइंट आता है, लास्ट जो पॉइंट है हमारा, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसके अंदर क्या होता है, सबको बताया जाता है, सबको बताया जाएगा कि कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। हु विल बी द सुपीरियर, who will be the subordinate, who will order to whom and who will report to whom. Okay, establishing reporting relation में क्या होता है, हम बता देते हैं कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। जैसे क्या है, परचेज मैनेजर हो गया, वो क्या है, परचेज डिपार्टमेंट के अंदर सुपीरियर हो गया। परचेज डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़ होंगे, तो एम्प्लॉयज़ कौन हो गए, सबॉर्डिनेट। इन सबॉर्डिनेट को ऑर्डर कौन देगा, परचेज मैनेजर। और ये एम्प्लॉयज़ जो हैं रिपोर्ट किसको करेंगे, परचेज मैनेजर को, ठीक है। तो ये होता है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। क्या किया हमने, ये देखो, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाएंगी। वर्क को डिवाइड कर लेते हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर। जब स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है तो जो सेम नेचर की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं एक ही डिपार्टमेंट के अंदर। मतलब हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। डिपार्टमेंट्स बनाने के बाद हम पोस्ट डिसाइड करते हैं
हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, हम ड्यूटी असाइन करते हैं। जब हम किसी को कोई वर्क दे रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, तो उनके लेवल के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको वर्क दिया जाता है। इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन में ये बता दिया जाता है कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो ये था ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है concept of organizing। concepts of organizing, टू concepts हैं। एक आता है organizing as a process और एक आता है organizing as a structure of रिलेशनशिप। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस और ऑर्गेनाइजिंग एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। अब क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो जो कि तुम्हें पता है कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या एक फंक्शन है। तो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग एक फंक्शन तो है, उसके साथ में ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस भी है। कैसे? अभी हमने किया कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, लाइक आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, फिर ड्यूटी असाइन कर देना, फिर रिपोर्टिंग रिलेशन बता देना। ठीक है, तो ये क्या है? प्रोसेस है। अब जो ये प्रोसेस है ये किससे रिलेटेड? जो ऑर्गेनाइजिंग है ना वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होती है। ऑर्गेनाइजिंग किससे रिलेटेड होती है? ह्यूमन बीइंग से। अब जो ह्यूमन है वो क्या होता है? उसका जो बिहेवियर है, ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है, वो अफेक्ट होता है एनवायरनमेंट से। ह्यूमन का जो नेचर है, बिहेवियर है, वो चेंज होता रहता है, वो एनवायरनमेंट से इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें अपने प्रोसेस के अंदर भी चेंजेस करने पड़ते हैं। तो क्या बोला मैंने कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है। जो स्टेप्स आपको पते हैं, ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है। जो ह्यूमन का नेचर होता है वो इफ़ेक्ट होता है वर्किंग कंडीशन से। ठीक है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो भी है उसकी नीड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में भी हमें उस अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक डायनेमिक एलिमेंट कह सकते हो या फिर डायनेमिक कंसेप्ट कह सकते हो। डायनेमिक एलिमेंट कह सकते हो या फिर डायनेमिक कंसेप्ट कह सकते हो। आया समझ? सिंपल सा कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। ह्यूमन का नेचर चेंज होता रहता है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आते रहते हैं, वो एनवायरनमेंट से इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में भी चेंज करना पड़ता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? डायनेमिक। क्योंकि चेंज कर रहे हैं ना, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डायनेमिक। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन। इसको हम बोलते हैं स्टैटिक। इसको क्या बोला जाता है? स्टैटिक, मतलब जो कि चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं? पोस्ट क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? पोस्ट क्रिएट की जाती है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन बताया जाता है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन बताया जाता है। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन कह रहे हैं, हम पोस्ट की बात कर रहे हैं। पोस्ट तो चेंज नहीं होगी ना, जो पोस्ट है, जो डिपार्टमेंट्स है, वो तो वही रहने हैं ना। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक स्टैटिक कंसेप्ट है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक स्टैटिक कंसेप्ट है। आया समझ? डायनेमिक के अंदर ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड है, चेंज होता रहता है, तो हमें प्रोसेस में चेंजेस करने पड़ते हैं। पोस्ट चेंज नहीं होती। पोस्ट पर पर्सन को चेंज किया जाता है, हम यहाँ पे पोस्ट की बात कर रहे हैं। पोस्ट चेंज नहीं होती, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक बोलते हैं। ओके, तो ये थे आज के हमारे 2 टॉपिक। एक तो हमने किया ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस और एक हमने किया कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में
टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।